में, तो क्लॉज 34 में प्लीज ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे जो जो डिसअलाउंस, जो मैंने आपको जो 40 AI के लिए बताया था, तो प्लीज अप्रिशिएट करें, यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया था सर 40 AI या 40 AI से तो बच सकते हो, पर क्लॉज 34 से नहीं बच पाओगे। तो हमेशा ये ध्यान रख ले, जो अगर आप 40 AI में रिपोर्ट कर रहे हो तो चेक करें क्लॉज 34 में रिपोर्टिंग हो रही है नहीं हो रही। पर वाइजा वर्सा ट्रू नहीं है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। जैसे मैंने आपको 2-3 केस बताए जिसमें एसके टीकरेवाल का जजमेंट बताया कि पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका क्लॉज 34 पे तो रिपोर्ट हो रहा होगा पर यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो रहा होगा। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, यहाँ पर सर एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग नहीं होनी है, सारी रिपोर्ट होनी है। टोटल टीडीएस कितना काटना था, कितना आपने जमा कराया, कितना काटा, तो पूरी की पूरी रिपोर्ट करनी है, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग नहीं करनी। कई लोग क्या करते हैं कि जो नहीं काटा उसी की रिपोर्ट कर देते हैं। तो पूरा पूरा आपको सर रिटर्न का पूरा सेटअप पूरा इसमें डालना पड़ेगा, चाहे वो टीसीएस का है चाहे वो टीडीएस का है। और ऐड कर दिया जहां पे वो पूछ रहे हैं जो भी डिटेल्स या जो भी पर्टिकुलर्स डालने थे आपने टीडीएस रिटर्न में, क्या आपने सब रिपोर्ट करेक्टली किए या नहीं किए। सर इशू क्या है? अब मान लीजिए इश्यूज कुड बी, सर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का टीडीएस काटा पर पैन नंबर गलती से गलत पंच हो गया। मान लीजिए पैन नंबर मेरा डालना था, डाल दिया किसी और का। सर सर दैट इज नॉट करेक्ट, सर रिपोर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने टीडीएस तो काट दिया पर जमा नहीं किया, वो तो आपको रिपोर्ट करना है, वो 40 में डिसअलाउंस भी करना है, वो रिपोर्ट करना है, इट्स फाइन। बट मान लीजिए आपने टीडीएस तो सब जमा कर दिया बट कंज्यूम नहीं किया उसे। मान लीजिए आप किसी की एंट्री डालना भूल गए, सर वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। सर फोर्थ पॉइंट कुड भी, मान लीजिए आपने सर ट्रांसपोर्टर के केस में क्या होता है, मान लीजिए आपके 10 से नीचे ट्रक है, अगर वो डिक्लेरेशन दे देता है तो ऐसे केस में हम टीडीएस नहीं काटते। सर क्या हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई टीडीएस रिटर्न नहीं डाल रहा है, सर वो भी डालना पड़ेगा। दैट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए कोई 195(2) या 195(3), जैसे मान लीजिए आज की डेट में क्या है सर, आपका सर सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टेड, सर एएनजेड ग्रिडलेस, राइट, एचएसबीसी, सर ये क्या है? सर आर दे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? सर बहुत लोग बोलते हैं यार ये तो इंडिया में काम करे तो रेजिडेंट है या शेड्यूल्ड बैंक है। सॉरी सर, सर ये सारे के सारे नॉन रेजिडेंट हैं, ये इंडियन बैंक्स नहीं है। ये आरबीआई ने इनको बोला था आपकी मर्जी है, या तो आप कंपनी खोल लें या फिर आप ब्रांच बना के आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, ड्यू टू सर ट्रांसफर प्राइसिंग इशू, कभी इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम कभी इंटरनेशनल डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सर ये ब्रांच खोल के यहाँ पे आए हैं, और इन्होंने जब ब्रांच खोल के आए हैं तो व्हाट हैपेंड, इनका स्टेटस क्या है सर, इट इज द स्टेटस इज नॉन रेजिडेंट ओनली। बट होता क्या है सर, जब ये अपनी ब्रांच खोलते हैं उससे 3 महीने पहले, साल होने से 3 महीने पहले 1 जनवरी को दे अप्लाई द एप्लीकेशन फॉर 195(3), और बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर से पहले ही इनके पास 195(3) में ऑर्डर आ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं कोई भी एक्टिविटी करूंगा, कोई भी किसी को लोन दूंगा या कोई भी एक्टिविटी करूंगा से विच इज रिलेटेड टू बैंकिंग एक्टिविटीज, ऐसे केस में मेरा कोई टीडीएस नहीं काटेगा। सर मैं जब जब इंटरनेशनल पढ़ाता था तब तब मैं सबको बोलता था, क्या हम 195(3) में इन बैंक से ऑर्डर लेके क्या हम रिपोर्ट कर रहे हैं? सर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे केस में अगर आपके क्लाइंट ने सिटी बैंक से लोन लिया हुआ है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लिया हुआ है, एएनजेड ग्रिडले से लिया हुआ है या एचएसबीसी से लिया हुआ है, तो सर ऐसे केस में अगर रिपोर्ट नहीं किया होगा तो सर वो भी सर करेक्ट रिपोर्टिंग नहीं है, ये भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अब इशू ये आता है कि सर मान लीजिए क्या मुझे एक एक एंट्री चेक करनी पड़ेगी? सर सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट मेरा गाइडेंस नोट क्या कह रहा है। माय गाइडेंस नोट सेज कि कोई भी चीज अगर आपकी चेक हो सकती है, किससे, किसके द्वारा, कि जो आपका कोई सिस्टम है टेक्नोलॉजी यूज करके, से मान लीजिए 40A3 मैं चेक कर सकता हूं कि मेरी वीजा से ऊपर पेमेंट कितनी है, राइट, 2SS की मैं चेक कर सकता हूं 2SS से। पर टीडीएस में देयर कुड बी सर पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए जैसे 194C 194J या 194C भी है या नहीं है। सर मेरा क्लाइंट बोलता है भाई साहब ये तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और वो ये तो सेल है सिर्फ, या फिर मैं बोलता हूं ये तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो, या फिर मैं और मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि भाई साहब ये तो सेल है, पर एसएससी एओ कुड बोलता है कि नहीं भाई साहब ये तो आप पे 194C कटेगा। सर ऐसे केस में सर मेरी आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, अगर आपको लगता है टीडीएस नहीं कटना चाहिए था, अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है और आपसे बात से इत्तेफाक नहीं करें, रिपोर्ट करें कि सर मेरा व्यू ये है इन 3CA, माय प्रोडक्ट इज 3CA एंड 3CB, उसका प्रोडक्ट क्या है 3CD, मैं उसे वेरीफाई कर रहा हूं। अगर मैं उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं तो मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा 3CA के पॉइंट नंबर 3 में और या 3CB के पॉइंट नंबर 5 के अंदर।
और अगर मेरा वर्जन उसका वर्जन अलग है तो दोनों के वर्जन मैं उसमें लिखूंगा। बट मान लीजिए मेरा वर्जन भी वही है, उसका वर्जन भी वही है, बट देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कुछ केस लॉज ऐसे हैं जो मतलब कुछ फेवर में है, कुछ हमारे फेवर में नहीं है। तो सर आपको दोनों चीजें लिखनी है और आपको बताना है मैं किस केस की वजह से रिलाई कर रहा हूं, किस वजह से मैं डिस्क्लोजर कर रहा हूं, क्यों मैं उस पर टीडीएस नहीं काट रहा, क्यों मैं इसे 194 सी मान रहा हूं, क्यों 194 जे नहीं मान रहा, या मैं टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती। सर ये सब कुछ आपको इन दोनों में लिखना है। अब साथ के साथ जब आप ये बात लिखते हो कि जब आपने टीडीएस में लिख दिया कि भैया इसका टीडीएस नहीं कटा या टीडीएस कट के जमा नहीं हुआ, तो साथ के साथ क्या हम ये चेक कर रहे हैं मैंने 40 एआई में डिसअलाउंस हुआ या नहीं हुआ। सर सिर्फ यहां रिपोर्ट करने से सर आपकी वहां रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है सर, वहां भी रिपोर्ट करना है सर। जब 271J का अगर मान लो किसी वजह से नोटिस आ गया, आपने बोला भाई साहब मैंने यहां तो पूरा प्रॉपर डिस्क्लोजर किया था, सर सॉरी अगर वहां डिस्क्लोजर किया था सर ये भी डिस्क्लोजर आपने करना है। अब दूसरा इश्यू ये आता है कि जब मान लीजिए आप डिसअलाउंस भी कर रहे हैं, अब अगर हम रेजिडेंट की बात करें तो डिसअलाउंस कितना करना चाहिए सर, 30% होता है कि 100% होता है सर? सर पहले 100% की बात होती थी और सेक्शन वाज अमेंडेड, अब 30% की बात करता है। जब वो 30% डिसअलाउंस की बात करता है तो मुझे रिपोर्ट कितना करना है, 30% या 100%? सर अगर आप 100% कर देंगे तो 100% डिसअलाउ कर देगा। सर प्लीज 30% लिखें और साथ के साथ सेम बात को आप रिपोर्ट डिस्क्लोज कर दें 3CA के 3 में और 3CB के 5 में कि सर डिसअलाउंस तो 100 था, जो मैंने सेक्शन में 30% डिसअलाउंस हो रहा है उस सेक्शन के हिसाब से मैंने वो अमाउंट लिखा है। लेट अस कम टू नॉन रेजिडेंट सर। अगर मैं बात करूं कि नॉन रेजिडेंट में डिसअलाउंस कितना होता है सर नॉन रेजिडेंट में तो 100% लिखा हुआ है, बट सर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लेके जा रहा हूं आपको। अगर आपके केस के अंदर आप आर्टिकल 25 यूज कर पाए, राइट, जहां पे सॉरी आर्टिकल 24 या 25 होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज, अलग अलग ट्रीटी में लिखा होता है, जहां पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज लिखा होता है और वो सामने वाला व्यक्ति प्रूव कर दे कि मैं नेशनल हूं, तो ऐसे केस के अंदर और उसने ट्रांजेक्शन यहीं पे करी है, यहीं पे आपने उसने सर्विस दी जैसे आपके कोई रेजिडेंट कोई नेशनल इंडियन देता, तो ऐसे केस में आप नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज को यूज करके आप बोल सकते हो सर यहां पे भी डिसअलाउंस 30% होना पड़ेगा। पर जब जब आप नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज का बेनिफिट देना चाहते हो सर उसके नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तभी 30% डिसअलाउंस अलाउ पाएगा, राइट सर। आई बिलीव मैंने कोशिश करी है कि टीडीएस में जो जो मेजर इश्यूज हैं वो हम कवर कर पाए, वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दी हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे छूटता हो, यू कैन ऑलवेज कॉल मी एट माय नंबर इज 9810387163। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं 9810387163 और मेरा ईमेल आईडी है nitinkanwar@globalca.in। 34 में एक इशू है, दोनों भैया 34 में जब आप रिपोर्टिंग की बात आती है ना उसमें कहता है टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड ऑफ इन द नेचर ऑफ स्पेसिफाइड। एक मिनट, बॉस 34 में क्या बोल रहा है भैया वो, टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट स्पेसिफाइड रेट, इस कॉलम में क्या करेंगे? एक मिनट भैया, total amount on which the tax was deducted or collected at specified rate, जी nature of payment, total amount of payment receipt of payment specific column on which the tax was required to be deducted, total amount on which the tax was। भैया यही बोल रहा है स्पेसिफाइड रेट जो उस पर्टिकुलर सेक्शन का है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। जैसे 194 जे में टीडीएस करना, मैं थोड़ा सा एक मिनट ले रहा हूँ, जी बोलो 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 बोलो। मेरा इसमें थोड़ा सा मैं इसको समझ रहा था, मैं तो ये कह रहा था जैसे मान लीजिए लोअर डिडक्शन का आ गया या 195 में कोई डिडक्शन है, इसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा नॉर्मल में और स्पेसिफाइड में। एक मिनट भैया रुकोगे, टैन सेक्शन नेचर पेमेंट टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ व्हिच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड, टेक अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। मैं एक बार टीम से पूछ के बताऊं भैया आपको। हाँ अब मैं तो इसमें मेरा माय ओपिनियन इज कि अगर स्पेसिफाइडली वो कह रहा है तो जो जनरल सेक्शन है मैं टीम से पूछ के बताया तो आपको, आपका पॉइंट अच्छा है, कोई गंदी बात ही नहीं है। स्मृति यार देख कुछ बताइए इसमें क्या रिपोर्ट है। I also initially read it in this way only, but specified rate का act इसमें clause का मतलब है act rate specified in the act only, तो सेम कॉपी करनी है फिगर। इसमें सर कॉलम नंबर 8 में लेस देन स्पेसिफाइड रेट मेंशन है।
बट हाँ जी, मैं बताओ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन ये रख रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफाइड रेट जो एक्ट में दे रखा है वो तो इट इज क्लियर, मान लीजिए 194 में जे है, बट सर उसका कहना स्पेसिफाइड सर, जैसे लोअर कहना डिडक्शन सर, है, प्रिया का या कहना क्या है? आपका एक्ट में तो है कि 10% करना है, आपके पास पैन नहीं है तो 20% काट रहे हो, तो वहां कहीं मैचिंग भी तो होगी ना कहीं उसका। रवि सर, तो बेसिकली क्या इशू, क्या है इशू, इशू क्या है, इशू क्या है, इशू जी ये है जी कि जी। मान लीजिए आपने इसमें टीडीएस काटा ही नहीं, जैसे इसमें क्या बोल रहा है, देखो देखो ये देखिए क्या बोल रहा है, देखिए पहले बोल रहा है, देखिए टैन, फिर सेक्शन बोल रहा है, फिर नेचर ऑफ पेमेंट बोल रहा है, फिर टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट और रिसीट ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम 3, सेम आ गया, ठीक है जी। टोटल अमाउंट ऑन विच द टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी रिटेड, कितने अमाउंट पे टीडीएस काटना था और कितने में टीडीएस आपने नहीं, कितना टीडीएस काट रेट पे काट लिया। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है आपने 2 करोड़ रुपया खर्चा पूरा किया और आपने टीडीएस काटा 1,80,00,000 रुपए पे, तो यहाँ पे 2 करोड़ आएगा 5 नंबर पे और यहाँ पे 1,80,00,000 रुपए आएगा। इसका मतलब 20 लाख रुपए टीडीएस आपका नहीं कटा, मैं कह रहा हूं आपको। पर जहां पे अगर आपका लगता है पूरा पूरा अमाउंट पे टीडीएस कटा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, तो सर वहां पे क्या करोगे आप, यहाँ पे भी 2 करोड़ आएगा, यहाँ पे भी 2 करोड़ आएगा। भैया आपका आवाज भैया वो म्यूट पे हो गया। मेरे को थोड़ा सा कंसर्न ये था कि जैसे मान लीजिए टैक्स तो काटना था 10%, मेरे जी पास भैया। पैन नंबर नहीं है या कुछ भी करके मेरे को 20% काटना पड़ा, तो मैं जी मैचिंग भैया। कैसे करवाऊंगा उसके? नहीं भैया, उस केस में भैया जब स्पेसिफाइड रेट है ना भैया, उसको ना, आपकी बात समझ गया मैं, आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हो कि नितिन भाई कि मेरे पास सामने वाले का पैन नंबर नहीं था या फिर कोई टीआरसी नहीं था, ऐसा केस में भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में मैंने टीडीएस का 20% काटा, राइट, 20% काटा। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि यहाँ पर ना भैया 2 हिस्से अलग अलग करने पड़ेंगे आपको, 2 हिस्से अलग अलग करने पड़ेंगे। एक मान लो 194 जे की बात करते हैं, तो 194 जे में एक जगह आप लिखोगे 10% वाला हिस्सा लिखोगे आप कि 10% काटना था, और दूसरे वाले में 20% लिखोगे। तो 2 अलग अलग हिस्से करके तोड़ के लिखने पड़ेंगे आपको अलग अलग। मतलब थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रेट, क्लैरिटी सर नहीं एक छोटा सा ऐड करूं। हाँ वो वे मान लो कोई दिक्कत नहीं, काट दो। मान लो 1 लाख रुपए पे 10% काटने थे और 1 लाख पे 20 काटने थे, ठीक है जी। जी भैया। तो हम वहां पे लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर 2 लाख। जी भैया। टीडीएस जितना काटना था 30,000, जी भैया। कितना काटा 30,000, बस खत्म हो गया एक ही लाइन में। वो कोई हमसे ऐसे थोड़ी मतलब वो तो जब केस लगेगा तब की बात है कि हाँ भी ये 20 वाला था या 10 वाला। उन्होंने लिखा कितना टू बी डिडक्ट, मतलब डिडक्टेबल कितना होना चाहिए था 30,000, कितना किया 30,000, बात खत्म हो गई। तो ये बात विनय भैया आपकी बात भी सही है, नवनीत भैया बात सही, नवनीत भैया बात भी सही कह रहे हैं, क्योंकि नेचर ऑफ पेमेंट अगर मान लो मेरी 194 जे वाली है, तो एक ही बार में, क्योंकि परसेंटेज तो मांग ही नहीं रहा ना, ये परसेंटेज तो मांग ही नहीं रहा। तो हाँ, परसेंटेज वो तो मांग ये नहीं रहा पूछ रहे तो आप, कितना काटना चाहिए था तो और कितना काटा है, समझ बस। गया, नेचर ऑफ पेमेंट में अगर आप एक ही बार में नेचर ऑफ पेमेंट में दोनों को इकट्ठे डाल के और अमाउंट डाल दो सबसे।